नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छूटते ही विदेश नीति में चौके छक्के मारे। यह अप्रत्याशित था। लोग उनसे घरेलू दशा दिशा आर्थिक मामलों पर फोकस की उम्मीद लगाए हुए थे। सोचते थे कि विदेश नीति में वे किसी दूसरे के भरोसे रहेंगे, लेकिन उन्होंने शपथ से पहले ही विदेश नीति में पहल की। अपने शपथ समारोह में सार्क देशों के प्रमुख और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को बुलाकर सबको हैरान किया। जब न्योता गया और श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे को लेकर तमिलनाडु में बवाल हुआ तो कईयों ने सोचा कि यह तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना है, लेकिन नरेंद्र मोदी विचलित नहीं हुए। अपने आप यह मैसेज गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार विदेशी मामलों में अंदरूनी राजनीति को हावी नहीं होने देगी। केंद्र सरकार वही करेगी जो राष्ट्र हित में होगा। कह सकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुटरगू नई सरकार की विदेश नीति का पहला दुस्साहस है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश नीति को लेकर सतर्क और चुस्त रहेंगे। कमान खुद उनके हाथों में होगी। वे पहल कर कर विदेश नीति को नया रूप दे सकते हैं। अपने शपथ समारोह में सार्क देशों के प्रमुखों को बुलाकर क्षेत्र में भारत के दबंग रोल को उन्होंने रेखांकित करा दिया है। मोदी की विदेश नीति में विदेश व्यापार और आर्थिक रिश्तों पर अनिवार्यतः अधिक जोर होगा। आज नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति के संभावित ब्लूप्रिंट पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाने के बाद अब भाजपा संगठन में फेरबदल की बारी है। अगर नया अध्यक्ष बनाया जाता है तब तो नई टीम बनेगी, लेकिन कुछ दिन तक राजनाथ सिंह ही संगठन का काम भी संभालते हैं, तो उनको तत्काल नए लोगों को संगठन में शामिल करना होगा। भाजपा संगठन के कई बड़े नेता सरकार में चले गए। कई उपाध्यक्ष, महासचिव और यहाँ तक कि कोषाध्यक्ष भी सरकार में शामिल हो गए। हालांकि जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है वहाँ के प्रभारी सरकार में शामिल नहीं हुए, लेकिन बताया जा रहा है कि काम का बंटवारा नए सिरे से होगा। संगठन में अहम जिम्मेदारी निभा रहे थावर चंद गहलोत, धर्मेंद्र प्रधान, अनंत कुमार, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, राधा मोहन सिंह आदि मोदी सरकार में मंत्री हो गए हैं। इनकी जगह नए लोगों को नियुक्त किया जाना है। बताया जा रहा है कि प्रदेशों से कुछ नए नेता दिल्ली लाए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ नेताओं के कामकाज में फेरबदल होगी। उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव अमित शाह को दिल्ली, हरियाणा या महाराष्ट्र का चुनाव संभालने के काम में लगाया जा सकता है। राजीव प्रताप रूढ़ी अभी महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, उन्हें कुछ और जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। मंत्री नहीं बनाए गए मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद शाहनवाज, वरुण गांधी आदि की भी संगठन में जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है। नेताओं के बेटे बेटियों को सरकार में जगह नहीं मिली है, लेकिन संगठन में उनका प्रमोशन हो सकता है। नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार तुरंत नहीं करने जा रहे हैं। भाजपा और सहयोगी पार्टियों के नेताओं के बीच इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि एक महीने में वो अपनी सरकार का विस्तार कर सकते हैं। सामान्य परंपरा के मुताबिक कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि जुलाई में जब मानसून सत्र शुरू होगा, जो इस सरकार का पहला बजट सत्र भी होगा, उस समय शायद मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार और उसमें फेरबदल करें। इसी वजह से एक महीने की समय सीमा दी जा रही है। जो नेता मंत्री नहीं बन पाए हैं उनको भी एक महीने का आश्वासन दिया जा रहा है ताकि फिलहाल मामला रफा दफा हो। लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि अभी 1 या 2 महीने में सरकार के विस्तार की कोई योजना नहीं है। सिर्फ रक्षा मंत्री के रूप में किसी नेता को शामिल किया जा सकता है, लेकिन उसे विस्तार के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच विचार करके मंत्रिमंडल बनाया है और वो इसके पूरी तरह से लय में आने का इंतजार करेंगे। इस लिहाज से वो कम से कम 6 महीने का समय अपनी इस सरकार को देंगे। बताया जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दे दिया है। सिर्फ झारखंड इस मामले में पिछड़ गया है। 12 सीटें जीतने के बावजूद सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद मिला है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले वहां से किसी और को भी सरकार में जगह मिल सकती है। इसके अलावा सरकार में बदलाव की कोई और संभावना नहीं है।
लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद कांग्रेस एकजुट होकर आगे की तैयारी नहीं कर रही है। उसके नेता आपस में बुरी तरह से उलझे हैं और इसी बहाने सब एक दूसरे से हिसाब निपटाने में लगे हैं। मुंबई से सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने राहुल गांधी के सलाहकारों पर हमला करके इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद सारे नेता आपस में उलझ गए हैं। राहुल के सलाहकारों में सबसे ज्यादा निशाने पर दिग्विजय सिंह हैं। उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश के दो नेताओं कमलनाथ और सत्यव्रत चतुर्वेदी ने मिलिंद देवड़ा की बातों का समर्थन किया। उन्होंने खुले तौर पर दिग्विजय को निशाना नहीं बनाया, लेकिन कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के ये दोनों नेता इसी बहाने राहुल की टीम में दिग्विजय का कद छोटा करने में जुड़े हैं। दूसरा निशाना मधुसूदन मिस्त्री हैं। दिग्गी राजा और मिस्त्री से नाराजगी का एक कारण यह भी है कि दोनों लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में चले गए। मिस्त्री को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। उनके हिसाब से प्रदेश में कमेटी बनी और टिकट भी बटे, लेकिन सोनिया और राहुल गांधी को छोड़कर एक भी आदमी जीत नहीं पाया। वे खुद बड़ोदरा में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने गए, लेकिन वे मुकाबले में बहुत पीछे रहे। तीसरा निशाना मीनाक्षी नटराजन है, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर से चुनाव हारी हैं। राहुल के तकनीकी और राजनीतिक सलाहकारों से ज्यादा उनके करीबी नेताओं के प्रति नाराजगी है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान मुंबई हमले के आरोपियों के खिलाफ चल रही सुनवाई की धीमी गति का मुद्दा उठाया। मोदी ने यह भी कहा कि सीमा पार से चलने वाली आतंकवादी वारदातों पर रोक लगनी चाहिए। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे नवाज शरीफ और मोदी के बीच आज दोपहर हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत हुई। करीब 50 मिनट की इस बातचीत में मोदी ने मजबूती से भारत का पक्ष रखते हुए दक्षिण एशियाई देशों में आतंकवाद के खिलाफ एक साझा समूह बनाने की भी बात कही। बताया जा रहा है कि उन्होंने मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले के आरोपियों और उनसे जुड़े लोगों की आवाज का नमूना उपलब्ध कराने की भी मांग की। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच भरोसा बढ़ाने वाले कदमों, समग्र वार्ता की बहाली और विवाद के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। नवाज शरीफ के साथ बातचीत में अफगानिस्तान के हेरात में भारत के वाणिज्य दूतावास पर हुए आतंकवादी हमले के बारे में भी चर्चा हुई। इस मसले पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से मोदी की मुलाकात में भी चर्चा हुई थी। मोदी ने आज हैदराबाद हाउस में सार्क देशों के सभी नेताओं से मुलाकात की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इन बैठकों में उनके साथ मौजूद थी। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाक आतंकवाद के प्रति अपना वायदा पूरा करे और अपनी जमीन से आतंकवाद बंद करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद शरीफ ने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक सकारात्मक रही। मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी सरकार भारत से सभी मुद्दों पर सहयोग की भावना के साथ चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हमें टकराव छोड़कर सहयोग की ओर बढ़ना चाहिए और आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए। शांति और सुरक्षा के लिए हमें असुरक्षा की बजाय स्थिरता लानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के विदेश सचिव आज की बैठक की भावना के अनुरूप द्विपक्षीय एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए जल्द मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया, जिसे मोदी ने कबूल किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद शरीफ वाजपेयी से मिलने उनके निवास पर गए। गौरतलब है कि जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता के लिए बस से लाहौर गए थे। हालांकि उसके बाद हुए करगिल कांड की वजह से वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई। वाजपेयी की सेहत अच्छी नहीं है, वे लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं। जब शरीफ उनसे मिलने गए उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह वहाँ मौजूद थे। इसके बाद शरीफ ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर कामकाज संभाल लिया है। मोदी आज सुबह गुजरात भवन से निकले और साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने अपने कार्यालय में लगी महात्मा गांधी की फोटो को नमन किया और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर कुछ कागजातों पर दस्तखत किए। मोदी ने आज का पहला ट्वीट किया और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनको पुण्यतिथि के मौके पर उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे हैदराबाद भवन के लिए निकल गए, जहाँ उन्होंने सार्क देशों के नेताओं से मुलाकात की। मोदी को कल शाम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। अरुण जेटली को शीर्ष 4 में से 2 मंत्रालय दिए गए हैं। वे वित्त और रक्षा दोनों मंत्रालय संभालेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह गृह मंत्री होंगे और सुषमा स्वराज को विदेश विभाग का प्रभार मिला है। नितिन गडकरी परिवहन मंत्री बने हैं, जिसमें सड़क परिवहन और शिपिंग को मिला दिया गया है। वेंकैया नायडू शहरी विकास मंत्री बने हैं, जिसमें शहरी गरीबी उन्मूलन का मंत्रालय मिला दिया गया है। डीवी सदानंद गौड़ा को रेल मंत्रालय मिला है और स्मृति ईरानी मानव संसाधन मंत्रालय संभालेगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। उमा भारती जल संसाधन और नजमा हेपतुल्ला अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री बनी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को कानून और संचार मंत्रालय मिला है और अनंत कुमार को रासायनिक खाद्य और उर्वरक मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट मंत्रियों में राधा मोहन सिंह को कृषि, नरेंद्र सिंह तोमर को स्टील खान और श्रम, मेनका गांधी को महिला व बाल विकास, हर्षवर्धन को स्वास्थ्य, कलराज मिश्र को लघु उद्योग, अनंत गीते को भारी उद्योग, थावर चंद गहलोत को सामाजिक विकास, जुएल उरांव को आदिवासी मामले, रामविलास पासवान को खाद्य आपूर्ति और हरसिमरत कौर बादल को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है।
देश के नए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता महंगाई पर काबू करना है। आज सुबह वित्त मंत्री का कामकाज संभालते हुए अरुण जेटली ने माना कि बहुत चुनौती का समय है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि देश को वित्तीय मजबूती देते हुए महंगाई को रोकना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि महंगाई रोकने के साथ साथ देश के विकास दर भी बढ़ानी है। इस बीच नीतिगत ब्याज दरों में कमी नहीं करने को लेकर विवादों से घिरे रहे रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने भी जेटली से मुलाकात की। गौरतलब है कि जेटली देश के रक्षा मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ कुछ समय के लिए रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं और कैबिनेट के विस्तार में किसी और व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। किसे उम्मीद थी कि शपथ से पहले ही नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से डायलॉग की सोचेंगे। जाहिर है दिल्ली में सत्ता परिवर्तन और उनके नेतृत्व को लेकर दुनिया भर में कौतुक को नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति में साधा है। मजबूत जनादेश से वे विदेश नीति में भी धमक बनाएंगे। सो लगता है कि भारत की विदेश नीति के आयाम बदलने वाले हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। विदेश नीति भारत के प्रधानमंत्रियों के अवचेतन की सबसे बड़ी गुत्थी है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक तमाम प्रधानमंत्री विदेश नीति को लेकर बहुत सजग रहते हैं। देश की तमाम नीतियां बदलती हैं, लेकिन विदेश नीति के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है। उसे सबसे पवित्र माना जाता है। सरकारें गर्व से कहती हैं कि देश की विदेश नीति नहीं बदलती है। तभी कोई भी नेता साहसिक पहल नहीं करता है। सब लकीर के फकीर की तरह काम करते हैं। उस लिहाज से कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने एक नई पहल की है। उन्होंने सभी दक्षिण एशियाई देशों के प्रमुखों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया और शपथ के बाद आज उन्होंने सभी नेताओं से बेहद संक्षिप्त लेकिन जरूरी बात की। जब उन्होंने दक्षिण एशियाई नेताओं को बुलाया तो दक्षिण के राज्यों में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे का जमकर विरोध हुआ। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाने का विरोध भाजपा के भीतर भी था और शिवसेना जैसी कई पार्टियां थी जो इसे पसंद नहीं कर रही थी। बांग्लादेश को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की नाराजगी जग जाहिर है, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर नरेंद्र मोदी ने सबको बुलाया और उनके साथ बातचीत भी की। उन्होंने घरेलू मुद्दों को द्विपक्षीय संबंधों पर हावी नहीं होने देने का फैसला किया है और पाकिस्तान के साथ बात आगे बढ़ाने की पहल होगी। नवाज शरीफ के साथ नरेंद्र मोदी की बातचीत में आगे का रास्ता बनाने के मुद्दे पर बात हुई है। शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के मेहमानों को बुलाने का मैसेज बहुत बड़ा है। इससे नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि के बारे में बनी तमाम भ्रांतियों के बारे में सकारात्मक मैसेज दिया है। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करने की जरूरत को साधा है और साथ ही विश्व बिरादरी को यह संदेश दिया है कि वे वैसे नहीं है जैसा उनके बारे में बताया जाता रहा है। उन्होंने खुले दिल से दुनिया से जुड़ने का संदेश दिया है। सार्क देशों से निकलकर यह संदेश अमेरिका, ब्रिटेन और सभी यूरोपीय देशों तक पहुंचा होगा। नरेंद्र मोदी चुनाव के भाषण के दौरान विदेश नीति की बात कम करते थे, लेकिन सामरिक नीतियों पर बहुत चर्चा करते थे। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय जवानों का सिर काटने और चीन की हमारी जमीन हड़पने का मुद्दा उठाते थे, लेकिन उनकी पहल देखकर लग रहा है कि वे द्विपक्षीय नीतियों पर सामरिक मुद्दों को बहुत ज्यादा हावी नहीं होने देंगे। उसमें उनका फोकस दुनिया भर के देशों के साथ द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाने और किसी तरह से व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में करने पर होगा। वैसे विदेश मंत्रालय का प्रभार पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज को दिया गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी को खुद इसकी कमान अपने हाथ में रखना चाहिए। विदेश व्यापार और कारोबार पर उनका खास ध्यान रहेगा। उनको मजबूत जनादेश मिला है और इसके दम पर वे कुछ साहसिक फैसले करेंगे। पड़ोसी देशों और दुनिया के दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों की दिशा बदलने की कोशिश करेंगे। अगर वे पड़ोसियों के साथ चल रहे सीमा विवादों को सुलझाते हुए दुनिया में भारत की धमक बनाने में कामयाब होते हैं तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मोदी सरकार की विदेश नीति पर चर्चा करेंगे। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जितनी तरह के अनुमान है उसका ब्यौरा दे सकना असंभव सा है। जब नरेंद्र मोदी ने सार्क नेताओं को न्योता दिया और नवाज शरीफ से बात की तो उनके प्रति कौतुक और बढ़ा। भारत की विदेश नीति का अहम पहलू पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते हैं। इसी से प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, आप 40-50 साल से भारत के प्रधानमंत्रियों को देखते आए हैं, भारत की विदेश नीति को सत्ता परिवर्तन के साथ में किस तरह चेंज होता है वो देखते आए हैं। आपके अनुसार नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के साथ में भारत की विदेश नीति में
किस तरह के परिवर्तन क्या या विदेश नीति को लेकर क्या लक्षण नजर आते हैं? मुझे सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी की ये बात अच्छी लगी कि विदेश नीति का अब तक का जो कुछ फोकस था उसको एकदम बदला तो नहीं है, लेकिन उसमें नए आयाम जोड़ दिए हैं। पड़ोसी देशों को आमंत्रित करना लोगों को लग रहा है कि क्या अजीब बात है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई है और बराबर मैं इसकी वकालत करता रहा हूँ। आपके अनुसार ये है कि दक्षिण एशिया के अंदर भारत की प्रमुखता, भारत की दबंगता का इससे एक तरह से एहसास नरेंद्र मोदी ने करा दिया है, पर इसका साइकोलॉजिकल असर पड़ोसियों पर क्या दूसरा नहीं होगा अगर ये अप्रोच है तो? व्यास जी, आपने बड़ी गहरी बात कह दी है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये बात पाकिस्तान के बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान हम पे दादागिरी करना चाहता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि भारत बिग ब्रदर नहीं है, एल्डर ब्रदर है। वो बड़ा भाई है, वो दादा नहीं है। बड़ा भाई त्याग करता है, तपस्या करता है, पूरे क्षेत्र का केंद्र बिंदु नई दिल्ली की रायसीना हिल है, ये तो मैसेज जाता ही है। वो तो है ही। आप देखिए पूरे यूरोप के अंदर बराबरी के राष्ट्र हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग बराबरी के राष्ट्र हैं, अफ्रीका में लगभग बराबरी के राष्ट्र हैं। ये इलाका ऐसा है दक्षिण एशिया का जहाँ अकेला राष्ट्र भारत पड़ोसी सारे राष्ट्रों को मिलाकर भी जनसंख्या, इलाका, समृद्धि, पैसा, रोजगार हर हिसाब से बड़ा है। उस नाते स्वाभाविक है ये। हाँ, स्वाभाविक। और उसमें सबको, लेकिन उसमें यही कि सबको विश्वास में लेकर चलते हुए क्या ये संभव है? क्योंकि मनमोहन सिंह जैसे बिल्कुल सहज सरल प्रधानमंत्री के समय भी सारे पड़ोसी बिदके हुए थे, तो अब दबंगता के साथ क्या वो बेहतर हो सकते हैं? वो सहज सरल प्रधानमंत्री होते तो भारत बहुत आगे बढ़ जाता। अब वाकई एक प्रधानमंत्री आया है और इस प्रधानमंत्री ने जो नई पहल की है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसका अच्छा असर पड़ेगा। और देखिए, मियाँ नवाज शरीफ ने यहाँ आकर, मेरी राय में, वो तो मेरे मित्र हैं, उन्होंने गलती की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे शपथ विधि के पहले। सुबह ही मैंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उचित नहीं है, पत्रकार उनसे कोई भी सवाल पूछे और उसमें वो बोल पड़े तो सारा कार्यक्रम ही का फोकस बदल जाए। नहीं, लेकिन आपके अनुसार नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की बातचीत से कोई रिश्तों में गुणात्मक परिवर्तन तो नहीं आ सकता? ये आशावाद और उम्मीदों का एवरेस्ट आप खड़ा कर, आप जैसे सुधी विशेषज्ञ अगर करेंगे तो होगा क्या? ये एक साधारण भेंट है, जो एक दूसरे को समझने के लिए मुलाकात है, एक तरह सारे पड़ोसी एक दूसरे को समझ जाए, नरेंद्र मोदी को लेकर उनको भी अनुमान लगा होगा। ये एक परिचयात्मक मुलाकात है, लेकिन हो सकता है इसमें से ही आशा का कोई अंकुर फूटे और दोनों देशों के बीच में वो हो जाए जो पिछले 67 साल में नहीं हुआ है। इस एक सार्क देशों के लक्षण के अलावा आप नरेंद्र मोदी के जो भाषण हुए हैं, जो कुछ अभी तक उन्होंने कहा, उससे विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महाशक्तियों के साथ रिश्तों को लेकर मोटा मोटा क्या अनुमान, ब्लूप्रिंट बनता है? देखिए, मेरा कहना यह है कि अभी तक नरेंद्र मोदी प्रांतीय नेता रहे हैं। नहीं, लेकिन भाषणों में, चुनाव के भाषणों में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय या विदेशों से रिश्तों को लेकर कहा है। चुनाव के भाषणों में कई बार आदमी सख्त बातें भी बोलता है, ऐसी बातें भी बोलता है कि जिनसे वोट मिले। वो बातें संबंध सुधारने के लिए नहीं होती हैं, वोट कबाड़ने के लिए होती हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन उन्होंने चीन से अच्छे संबंध बनाने, जापान से अच्छे संबंध बनाने और भी कई देशों के साथ, खासतौर से पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात कई बार कही है। और सबसे बड़ी बात, अगर एक बड़ा आर्थिक संघ खड़ा कर सके नरेंद्र मोदी अगले 5 साल में तो चमत्कार हो जाए। लेकिन वैदिक जी की आगे के हिसाब से आप पांचों सुरक्षा परिषद के जो सदस्य देश है उसके साथ में संबंधों में नरेंद्र मोदी खुद अपनी पहल करके काम करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और जब भी प्रधानमंत्री विदेश नीति का मूलाधार नहीं होता है, विदेश नीति निराधार हो जाती है। और क्योंकि श्रीमती सुषमा स्वराज रहेंगी, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 2 मूलाधार मिलकर एक जबरदस्त विदेश नीति बनाएंगे। जी, आपके अनुसार पड़ोसी देशों में ज्यादा छोटे छोटे, क्योंकि मालदीव, मनमोहन सरकार के समय मालदीव जैसा देश भी भारत की नहीं मान रहा था, नेपाल में भी ये दशा थी, बांग्लादेश के अंदर भी ढाका जो समझौता तिस्ता को लेकर था, ये थे। इन मामलों में कुछ ठोस बात, अब ये सब कायदे से व्यवहार करेंगे? ये बहुत अच्छी तरह से बर्ताव करेंगे। और मैं आपको बतलाऊं कि करीब 10 साल पहले सुषमा स्वराज कई सांसदों के साथ पाकिस्तान गई थी। मैंने उनका परिचय बेनज़ीर भुट्टो से कराया था। बेनज़ीर भुट्टो जब यहाँ आई भारत, तो वो सुषमा स्वराज के घर मिलने गई। सुषमा स्वराज का जन्मदिन था, जाके बधाई दी उन्होंने। तो सुषमा स्वराज में काबिलियत है कि पड़ोसी देशों में भी वो अपनी लोकप्रियता फैलाएंगी और मैं समझता हूँ उससे भारत को बहुत लाभ होगा। आपके अपने अनुभव के हिसाब से पिछले तमाम प्रधानमंत्रियों की विदेश नीति और अब
इन प्रधानमंत्री के रहते हुए आपको विदेश नीति में क्या संभावना नजर आती, कितना गुणात्मक परिवर्तन होगा? इसका सबसे बड़ा तो प्रभाव ये होने वाला है कि मोदी को किसी को धमकाने की जरूरत नहीं है जी। अपने आप ही लोग धमके हुए हैं जी। पड़ोसी इसका एक असर होगा एक ये बड़ा असर अपने आप होगा जी। पड़ोसी देशों को नहीं धमकाना है, उन देशों में उन देशों के लोगों को धमकाने वाले जो तत्व हैं, उग्रवादी तत्व है, अतिवादी तत्व है, मजहबी तत्व है, वो अपने आप ही घबराए हुए हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं और उनकी घबराहट से उन सबको साझा शत्रु बना दें, पाकिस्तान का भी, अफगानिस्तान का भी, नेपाल का भी, मालदीव का भी। तो मैं समझता हूँ कि मोदी के लिए बहुत बड़ी दिग्विजय हो जाएगी। मतलब ये कि अपने आप मोदी के व्यक्तित्व कृतित्व की जो इमेज गई हुई है, जो ब्रांडिंग हुई है, उसका ही अपने आप विदेश नीति में बहुत भारत को फायदा होने वाला कहीं ही असर होगा जी। हाँ ये है। और मोदी अगर विशेषज्ञों की सलाह ले, जैसे कि नरसिंह राव जी लिया करते थे या अटल बिहारी वाजपेयी जी लिया करते थे, तो बहुत काम कर सकते। नहीं, लेकिन इसमें मेरा एक बुनियादी सवाल आपसे ये वैदिक जी कि विदेश मंत्रालय की बुनावट में आर्थिक कूटनीति नहीं है, व्यापारिक हितों को ज्यादा चिंता नहीं होती, बहुत रूटीन के थके हुए अफसरों वाला विदेश मंत्रालय, उसमें कोई जब तक परिवर्तन नहीं होगा उसको कैसे आखिर नरेंद्र मोदी ठीक करेंगे? आपने प्रश्न किया है, लेकिन आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है प्रश्न के माध्यम से, और मेरा इसको पूरा समर्थन है कि हमारे विदेश मंत्रालय में एक तो आर्थिक विदेश नीति का हिस्सा होना चाहिए और एक सांस्कृतिक विदेश नीति, वो भी, और विदेश व्यापार का भी, मतलब व्यापार, आर्थिकी और तीनों चीजों का। आर्थिक वो हो गया, और सांस्कृतिक विदेश नीति का भी एक पूरा हिस्सा होना चाहिए। ऐसे है हमारे यहाँ सांस्कृतिक परिषद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पंच भकार की विदेश नीति चले, भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भेषज, ये राजनीति चले। ये पूरे भारत को का प्रतिनिधित्व करते हुए इस पर कूटनीति होनी चाहिए। भारत को अरबों रुपए की आमदनी होगी और भारत की लोकप्रियता, और उसमें पर्यटन भी, विदेशी पर्यटन के नाते एक ये फोकस नरेंद्र मोदी का रहा है, उसको आकर्षित करने के लिए भी विदेश मंत्रालय को एक माध्यम बनाया जाना चाहिए। सांस्कृतिक स्तर पर भारत को ऐसे 50 देश हैं दुनिया के जो गुरु देश मानते हैं। चीन में तो भारत का नाम ही गुरु देश है, या जापानी सर्किट या बुद्धिस्ट सर्किट वाला, सारे बुद्धिस्ट लोग भारत आना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी के लिए बहुत अच्छी चुनौतियां हैं। वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।